हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास मतलब जो बिहार की जो हिस्ट्री है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम आपके बिहार में होने वाले हैं, चाहे वो आपका 70वीं बीपीएससी हो, चाहे वो टीचर्स का एग्ज़ाम हो, ठीक है, शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और ऐसे और भी एग्ज़ाम हैं जो कि बिहार में होने वाले हैं और उन सभी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। तो ये जो आपका पोर्शन होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये इस टाइप का जो पोर्शन होता है जहाँ पर कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और एक और बात कि हम लोगों ने बिहार स्पेशल में और भी वीडियो आपके लिए डाल रखी हैं, जैसे कि आपका 6 महीने का लास्ट 6 मंथ का मतलब कि दिसंबर से लेकर मई तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड उसकी वीडियो हम लोगों ने डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे भी हम लोग जैसे ज्योग्राफी हो गया, भूगोल है, बिहार का भूगोल, बिहार, ठीक है, ऐसे बिहार का भूगोल हो गया, राज व्यवस्था हो गई और भी करंट अफेयर्स वगैरह जो भी बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल वीडियोस हैं, हम लोग अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो उन सभी को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो का जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप बिहार में, आप सबको पता होगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी हमारी, ठीक है, एंशिएंट जो इतिहास था उसके अंदर पूरे भारत में, तो यहाँ पूछा है कि जानकारी कहाँ से मिलती है, कि बिहार में जो महाजनपद थे उसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। देखो हम सबको ये पता है, आप सबको पता है, पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से जो 3 महाजनपद थे वो हमारे बिहार में थे। तो वो पूछा है कि बिहार में महाजनपद होने की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अब अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय है आपका एक बौद्ध ग्रंथ है जो इस बारे में जानकारी देता है। पहला हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये बोला गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से वर्तमान बिहार के क्षेत्र में 3 स्थित थे, 3 महाजनपद थे। बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा अंग, फिर है मगध और फिर है आपका वज्जी। इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब आपसे इसकी राजधानी पूछी जा सकती है कि अंग महाजनपद थे, उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी थी चंपा। और अगर हम मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी थी गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज, जो कि हम लोग आज के राजगीर को बोलते हैं। और अगर वज्जी की बात करें, जो वज्जी संघ था उसकी राजधानी थी आपकी वैशाली। ठीक है, क्या थी? वैशाली। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, राजधानियाँ भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखो वही सेम बात है, वो है आपका गिरिव्रज, मतलब कि राजगीर था। अगर हम बात करें ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो मतलब जो रिपब्लिक, जो पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व में सबसे पहले रिपब्लिक जो व्यवस्था थी वो कहाँ आई थी? वो आई थी वैशाली में। ठीक है, और वैशाली किसकी राजधानी थी? वैशाली थी वज्जी की। ठीक है, वज्जी महाजनपद था, उसकी राजधानी वैशाली थी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम चलते हैं जैन धर्म की ओर। ठीक है, जैन धर्म। अब यहाँ पूछा है जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक
और 24वें एवं अंतिम जो तीर्थंकर महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तो हम यहाँ से हम लोग को क्या पता पड़ा, जो महावीर जी थे वो जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे, साथ में अंतिम तीर्थन के वो थे आपके 24वें, और उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। अब कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व, मतलब कि 540 BC में हुआ था। और अगर उनके पिताजी के बारे में बात करें, तो उनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे, जो कि क्या थे? शात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। कहाँ के? शात्रक क्षत्रियों के उनके जो पिताजी थे ये प्रमुख थे। चलिए अब इनकी माताजी के बारे में बात करते हैं। तो महावीर स्वामी की जो माताजी थी वो त्रिशिला उनका नाम था, और वो राजकुमारी थी लिच्छवी की। अब जो लिच्छवी था, ठीक है, जो लिच्छवी था वो भी एक उनका जो लिच्छवी का जो प्रमुख था वो था चेतक। ठीक है, वो चेटक की बहन थी। यहाँ से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बात कर ली। अब हम चलते हैं, ये पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था पावापुरी में, और पावापुरी में ही उनकी मृत्यु या फिर हम बोले तो निर्वाण उनको मिला था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वो हुआ पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। यहाँ पर ये बोला है कि जो पहली जैन संगति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र हमारा पटना ही है, पहले उसको हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और इसका आयोजन किसने करा था? वो करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जैन संगति के बारे में बात कर ली है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके वाले क्वेश्चंस भी हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको ये बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग 8 MCQs को इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से करवाते हैं, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से किस टाइप से क्वेश्चन बनकर आते हैं। वो रेगुलर सीरीज़ है और आपको न्यूज़ भी पता पड़ जाती है। फिर हमारी पॉलिटी मतलब कि राज्य व्यवस्था की सीरीज़ है, यहाँ पर हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। इसकी जो वीडियोज़ है हम लोगों ने पहले ही बहुत सारी बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हमारी NCERT की सीरीज़, NCERT को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो है हम इसमें क्या करते हैं कि NCERT को डिटेल एनालिसिस करते हैं, मतलब जो NCERT के जो चैप्टर्स होते हैं उनको चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाते हैं, और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्री में नोट्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उससे जो भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी जो क्लास है वो आपकी ज्योग्राफी की चल रही है, अभी भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, 9th हमारी चल रही है। और ये जो सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी भी बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे चैनल्स होते हैं, वहाँ पर NCERT को पढ़ाने के और उसके क्वेश्चंस करवाने के आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालाँकि हमारे चैनल पर ये सारी की सारी जितनी भी सीरीज़ चला रखी हैं वो सभी फ्री हैं, और सारी की सारी सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो। ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो 5 MCQs को लेकर आते हैं, जो आपके MCQ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ट्रिक्स के ज़रिए एक अनोखे तरीके से आपको याद करवाते हैं। फिर है हमारा करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर जो आपके पिछले महीने के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ रहते हैं उनको कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। जून महीने की हम लोग लेकर आ चुके हैं, केवल 55 वन लाइनर में हम लोगों ने पूरा जून महीना आपके लिए कवर करवा दिया। आप जाके इसको ज़रूर देखिए। फिर हमारी मेंस टॉपिक्स की वीडियो, यहाँ पर हम लोग जो बच्चे मेंस के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम टू टाइम रिलीवेंट टॉपिक्स पर उनके लिए वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि उन
बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जितनी भी सीरीज़ है सारी की सारी हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ये बोला गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो उनको हुआ था बोध गया में। ठीक है, बोध गया में हुआ था। अब यह नीचे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ पे नदी पूछी है कि कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो नदी का नाम था निरंजना रिवर। निरंजना रिवर पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, मतलब पीपल का वृक्ष था और निरंजना नदी थी। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है बौद्ध संगति, मतलब कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था, जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल थी। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस हैं आपके पहले भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था राजगृह में, मतलब कि राजगीर में। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो आपकी राजगीर में हुई थी। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बिहार का मैप बनाया है और ये आपकी गंगा जा रही है। तो जो राजगीर था उसमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी। अब ये कौन से सन में हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो सन था वो आपका था 483 ईसा पूर्व, मतलब कि 483 BC में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें काम क्या करा गया था, इस संगति में, इस काउंसिल में काम क्या करा गया था। यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक के रूप में हुआ था। चलिए, ये हमने देख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो बुद्धा के, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण के एकदम बाद हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब कि जब उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी जो मृत्यु है उनको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उनकी एकदम इमीडिएटली बात हो गई थी। और किसने करवाई थी, वो करवाई थी अजात शत्रु ने। किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं द्वितीय संगति का आयोजन। अब है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। पहली हुई थी आपकी राजगीर में, दूसरी हुई हमारी वैशाली में। अब इसमें क्या काम हुआ था, इसमें स्पेशल काम ये हुआ था कि जो बौद्ध धर्म को दो भागों में स्थावीर और महासंगिक के रूप में विभाजन उसका कर दिया गया था। तो उसका अगर सन की बात करें तो 383 BC में इसको हुआ था। ठीक है, और इसको करवाया किसने था, मतलब इसका आयोजन किसने करवाया, तो इसका आयोजन करवाया था काल अशोका ने। किसने करवाया था इसका आयोजन करवाया इसका काल अशोका ने करवाया था। और जिसकी अध्यक्षता करी थी, अध्यक्षता किसने करी, सावक मीर ने। ठीक है, किसने करी, सावक मीर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा, काल अशोका ने कराया। अध्यक्षता हमने लोगों ने देख ली, वैशाली में हुआ, सन देख लिया, और क्या काम हुआ ये भी जान लिया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है आपकी तृतीय बौद्ध संगति, मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन पूछ रहे हैं, वो कहाँ हुआ, वो हुआ था पटना में। ठीक है, पटना, जो कि आज का पटना मतलब कि पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसमें क्या हुआ था कि जो कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, अब अभिधम्म पिटक का इसमें संकलन हुआ। अगर इसके साल की बात करें, ईयर की बात करें, तो इसका हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, 251 BC में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसको करवाया किसने था, इसको करवाया था अशोका ने। ठीक है, देखो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो काल अशोका ने करवाई थी, लेकिन जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये अशोक ने करवाई थी। अगर इसके हम बात करें कि इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी, वो करी थी मोगली पुत्र तिस्स ने। ठीक है, किसने करी, मोगली पुत्र
किसने करी। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। हम लोगों ने अब तक कितना पढ़ा, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ ली है। अब ऐसी ही हमारी एक चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल आती है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी 4th बुद्ध संगति है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1st सेंचुरी BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी आपकी कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। कुंडल वन मतलब कि कश्मीर, आज का जो कश्मीर है वहाँ पर हुई थी। और किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने करवाई थी। अब इसमें ये ऐसी बुद्ध संगति थी जहाँ पर आपको उपाध्यक्ष और अध्यक्ष मिलता है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्षता किसने करी थी, वो करी थी वासुमित्र ने। और लेकिन अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो करी थी अश्वघोष ने, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो था वासुमित्र। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो कहना यही है कि जो भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, क्योंकि इससे हमारे फ्री के नंबर होते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन में सारा का सारा रिटेन हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा कहाँ से रहा, ठीक है। कहाँ से रहा है, बोध गया से, एक मिनट, कहाँ से रहा है, बोध गया, राजगीर और वैशाली के नगर से, ठीक है। इन सभी नगरों से जो महात्मा बुद्ध थे उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, इम्पॉर्टेंट हो गया। चलिए अब यहाँ पूछा गया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक है। अब महाबोधि मंदिर बनाया गया, अब वो क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो वहाँ पर जहाँ पर भी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ पर महाबोधि मंदिर बना दिया गया है। चलिए अब है यहाँ पर प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मतलब कि मगध को, ठीक है। जो मगध जो बिहार में था वहाँ पर ये बोला जाता है, जो प्राचीन भारत था आपका, एंशिएंट इंडिया था, वहाँ पर साम्राज्यवाद और विकास की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मगध में ही स्टार्ट हुई। अब मगध की राजधानी, अगर हम आरंभिक राजधानी की बात करें, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वंश बदलते गए, लोग बदलते गए, राजा बदलते गए, तो उनके साथ ये राजधानियाँ भी चेंज होती रही हैं, ठीक है। राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हुई, कभी कुछ हुई कभी कुछ हुई, तो ये राजधानी एक नहीं रही है। इसलिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आरंभिक राजधानी जो मगध महाजनपद था उसकी राजगीर थी, इम्पॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर ये बोला गया है, अगर हम महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, महाभारत और पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम राजवंश, तो वह बृहद्रथ वंश, ये बात थी, महाभारत और पुराणों के हिसाब से ये बोला गया है। लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो वो था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार था। अब बिंबिसार के बाद उसका जो बेटा फिर अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद आपका उदयीन आया। तो ये जो 3 हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि कौन से वंश के थे अगर हम बात करें तो इनका वंश था हर्यंक वंश, ठीक है, हर्यंक वंश था। तो जो अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा हुआ, हर्यंक वंश हुआ, और उसका वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, वो हुआ बिंबिसार। कौन हुआ, बिंबिसार हमारा हुआ। और अगर बिंबिसार के और भी बातें अगर हम जाने बिंबिसार को, तो बिंबिसार को श्रेणिक भी बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, बिंबिसार को श्रेणिक, ठीक है, श्रेणिक बोला गया है। और उसका जो बेटा था अजातशत्रु, उसको बोला गया है कुणिक बोला गया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बिंबिसार के बारे में ये भी बोला जाता है कि बिंबिसार ने कौशल देवी, चेलना और खेमा, इन सभी जो राजकुमारियां थी उनसे विवाह करा था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे हमारे उनके मित्र था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात
थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब है यहाँ पर कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध में किस शासक ने की थी? ठीक है, दुर्ग की तो किसने करी थी? वो करी थी अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु था हमारे बिंबिसार का बेटा, जिसको कि कुणिक भी बोला जाता है। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अजात शत्रु हो गया। अब इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि जो अजात शत्रु था उसने लिच्छवी, ठीक है, किसको? लिच्छवी को जीत लिया था। अब इसने ये बोला जाता है कि लिच्छवी को रथ मूसल महाशील कंटक नाम के जो हथियार थे जहाँ पे पत्थर निकलते हैं, ठीक है, ऐसे हथियार, ऐसे रथ जहाँ पे कि ऐसे बड़े बड़े ऐसे कांटे से लगे हुए थे कि लोग आएँ और कट जाएं, तो इसको इस टाइप के जो, और उसमें से बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर निकलते थे, इस टाइप के जो हथियार थे उनको यूज़ कर कर लिच्छवी पर जीत हासिल करी थी अजात शत्रु ने। इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? वो हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जो उत्कर्ष हुआ था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका BPSC 42 में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन ये हो जाता है। अब है यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। देखो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब कि पटना, वो करी थी उदायीन ने। किसने कर ली? उदायीन ने। उदायीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। अब देखिए ये जो उदायीन है ये आपके पहले बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु और अजात शत्रु के बाद आया उदायीन, तो उदायीन अजात शत्रु का बेटा था। तो बिंबिसार और अजात शत्रु तक जो भी जो कैपिटल थी, राजधानी थी मगध की, वो राजगीर रही है। उदायीन ने इसको चेंज कर कर पाटलिपुत्र कर दिया था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देखो सेम यही लिखा है कि उदायीन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। चलिए अब है यहाँ पर कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। देखो वही चीज़ जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपके रिपीटिशन है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, और किसने करवाई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी काल अशोका के शासनकाल में हुई थी। और सेकंड बात ये है कि जो अध्यक्षता इसकी करी थी वो करी थी साबक मीर ने। अब प्रथम बौद्धिस्ट संगति का अगर हम बात करें तो राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। इंपॉर्टेंट है, बार बार याद होएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा भी जाता है। अब है हमारा तृतीय बौद्ध संगति मतलब कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अशोका के शासनकाल में हुआ। अध्यक्षता हुई मोगलीपुत्र तिस्स में और सन है 251 BC में ये हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था वो कौन था? वो था धनानंद। ठीक है, वो कौन था? वो था धनानंद। और धनानंद कौन था? जो नंद डायनेस्टी थी हमारी, ठीक है, जो नंद वंश था उसका एक राजा था। ठीक है, कौन? धनानंद। तो यही बोला गया है कि जो सिकंदर महान था उसका जो समकालीन कौन था? वो था धनानंद। अब यहाँ बोला है कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, अब यहाँ पर हम लोग मौर्य, अब नंद डायनेस्टी के बाद, ठीक है, जो आपका नंद वंश के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य, तो उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र था। और संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर हम बात करें मौर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 320 BC में। इंपॉर्टेंट है, हमें यह पता होना चाहिए। अब यहाँ बोला है कि जो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और भेजने वाला शासक था वो था सेल्यूकस निकेटर, जिसको कि 1350 ईसा पूर्व मतलब कि 315 BC में इसको यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने पाटलिपुत्र भेजा था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों से इन्हें
क्या मुक्ति दिलाई थी। अब यहाँ बात हो रही है इंडिका पुस्तक की, ठीक है। इंडिका, अब इंडिका को किसने लिखा था? वो लिखा था मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा था, जिसमें कि उसने ये बोला था, उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में उसका जो प्रशासन है उसका वर्णन करा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जहाँ पर कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है, तो वो है हमारी किताब इंडिका। अगर हम बात करें नंदवंश, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो देखो सिंपल सी बात है, धनानंद को ही हराकर मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना करी थी। और किसकी हेल्प से करी थी? वो करी थी चाणक्य की हेल्प से, ठीक है। तो चाणक्य को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, या फिर अगर हम बोले तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को भी जानते हैं। तो नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य आया था। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है, अर्थशास्त्र भी के लेखक कौन है? वो हैं कौटिल्य। कौटिल्य कौन? जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करके नंद वंश के धनानंद को मारकर मौर्य समाज की वंश की स्थापना करी थी। अगर आपसे पूछ लें कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो हमने देख लिया कि कौटिल्य है, तो उसे लिखा क्या हुआ है, उस किताब में किस विषय पर आधारित है? तो उस किताब में क्या लिखा है? जो भी शासन कला है, ठीक है, जो भी शासन कला के सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई राजा है तो उसको किस प्रिंसिपल्स पर और चलकर अपने शासन को संभालना चाहिए, या फिर उसका जो अभ्यास है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। वहाँ पर ये बोला गया है किसी भी राजा को, एक राजा का होने के लिए कौन कौन सी खूबी चाहिए होती है, किस तरीके की कौन कौन सी बातें, जैसे कि कौन आसपास के जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको मित्र बनाना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, मतलब इस तरह की जो भी जानकारी है, जो भी शासन काल किसी भी क्षेत्र में शासन करने के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताई थी। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? अब देखो पाटलिपुत्र के शासन की व्यवस्था जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन था हमारा, इसी से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र, पटना के बारे में बात हो रही है, किस विदेश यात्री ने बताया था? तो वो बताया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था? वो था आपका इंडिका। चलिए अब यहाँ पर है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और कहाँ मिलता है? वो मिलता है 13वें शिलालेख में। अगर अशोक की बात करें तो इसके माइनर और मेजर एडिक्ट्स आते हैं। तो जो 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, मतलब जो शिलालेख है मेजर एडिक्ट्स, उनमें से जो 13वां शिलालेख है, एडिक्ट है, उसमें ये बोला गया है, उसमें ये लिखा गया है कि पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध बनाकर रखने चाहिए, ठीक है। तो 14 मेजर एडिक्ट्स हैं अशोका के, जिसमें कि 13वें में ये बात बोली गई है। चलिए अब नेक्स्ट है कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? वो कौन सा युद्ध था? तो वो था कलिंग का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध था? वो था कलिंग का युद्ध। अब कलिंग क्या है? जो हमारा भारत है, ठीक है, अभी फ़िलहाल का जो भारत। अगर हम अभी जो प्रेजेंट की बात करें तो पहले जो हम बात करें तो पहले ऐसा नक्शा नहीं था, पहले कुछ और ही नक्शा था। तो ये था, अगर हम बात करें तो ये था मगध का राज्य, लगभग इसी टाइप में कुछ मगध का राज्य था। उसके नीचे उड़ीसा के आसपास के जो इलाके थे वो कलिंग का एरिया था। तो मगध में जो अशोक ने कलिंग पर बहुत ही ज़्यादा जो तबाही मचाई, युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध की वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, उसकी वजह से उस खून खराबे को देखकर कलिंग युद्ध में जो अशोक था उसकी हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो कौन सा युद्ध था? वो था आपका कलिंग का युद्ध था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अशोका ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा करी थी? ठीक है, आप पूछा है कि धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी जगह की यात्रा करी थी? तो वो था बोध गया। उसके बाद बोध गया के बाद अशोक जो हैं वो कुशीनगर गए थे। उसके बाद वो गए लुम्बिनी, ठीक है, कुशीनगर, लुम्बिनी, फिर वो गए कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु गए, फिर वो गए सारनाथ,
और उसके बाद गए श्रावस्ती। ठीक है, तो पहले बौद्ध गया, फिर कुशीनगर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। तो ये पूरी की पूरी उनकी जो ट्रैवल की जो हम जानकारी है वो यहाँ से हमें मिलती है अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत। अगर आपसे पहला पूछे तो आप ये लगाना, अगर आपसे सीक्वेंस में पूछ लिया जाए तो आप ये भी आप आंसर इसको ज़रूर देख लीजिए, इसको अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ बोल रहे हैं कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ बोला है जो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, ठीक है, जो स्तंभों पर जो लिखा हुआ है वो बिहार का जो चंपारण जिला है वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। अब बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके लौरिया अरारेज, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, और वो है आपका एक रामपुरवा। ठीक है, लौरिया अरारेज, और देखो यहाँ पर आपका आता है ईस्ट चंपारण और यहाँ पर आपका आता है वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण मतलब हो गया आपका पूर्वी चंपारण, और वेस्ट चंपारण मतलब हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। तो आपका जो ईस्ट चंपारण है वहाँ पर मिलता है लौरिया अरारेज और मिलता है रामपुरवा। अगर हम वेस्ट चंपारण की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें, तो यहाँ पर मिलता है आपको लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने मैप्स भी बता दिया है कि बिहार के प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख 3 हैं, लौरिया अरारेज, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपसे बिहार के मेंस की हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनकर आपके लिए आता है, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप का मैप बनाकर। चलिए, अब यहाँ पूछा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब कि पटना। तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस चीज़ का बना था, तो वो बना था लकड़ी का। ठीक है, किस चीज़ का बना था, लकड़ी का बना था, और वो कहाँ है, पटना में है, और पटना में कुम्हरार के अंदर है। ठीक है, कुम्हरार के अंदर है, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था यहाँ पर 80 जो स्तंभ थे। ठीक है, 80 स्तंभ थे। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो मौर्यकालीन का सभागार था, स्तंभ अगर बोले तो पिलर्स थे। ठीक है, 80 पिलर्स थे यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइप से अब वो पूरा का पूरा वो राजमहल तो स्थित नहीं है, लेकिन उसके जो अवशेष हैं वो हमें यहाँ मिल जाते हैं। चलिए, अब यहाँ बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। ये कहा था फाहियान ने। ठीक है, किसने कहा था, फाहियान ने, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर्स था, मतलब चाइना से जो यात्री था उसने ये बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में ये प्रसाद मानव कृति नहीं है बल्कि देवों द्वारा निर्मित है। उसका मतलब ये कहना था कि ये जो पूरा का पूरा जो इस तरीके का लगता है कि ये स्वर्ग में बना है, ये जो राजमहल है, ये जो जगह है, ये ऐसा लगता है स्वर्ग में मिला है, देवों ने बनाया, लगता ही नहीं है किसी ह्यूमन ने, किसी मानव ने इसका निर्माण करा है। तो ये कहा था फाहियान ने। अब यहाँ बोला है कि गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको सबको पता है कि बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं उसमें उनको निर्माण किसने करवाया था, वो अशोक ने करवाया था। किसके लिए करवाया था, आजीविका सेक्ट्स जो है आपका, ठीक है, उनके रहने के लिए करवाया था। अब ये जो 4 गुफाएं थी, ठीक है, जिनका नाम अलग अलग था, एक का नाम था सुदामा, फिर था आपका विश्व झोंपड़ी। ठीक है, कौन सा था, विश्व झोंपड़ी था, फिर था एक चौपड़, और फिर था आपका एक कर्ण। तो आपसे ये क्वेश्चन ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो 4 गुफाएं थी जिनको कि आजीविका का रहने के लिए अशोका ने बनाया था। अब है मिस्र के राजा। ठीक है, मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने डियानियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिस्र का राजा मतलब इजिप्ट का राजा। ठीक है, इजिप्ट का राजा ने डियाफिलिस को राजदूत बनाकर भेजा था पाटलिपुत्र में बिंदुसार के शासनकाल में। अब देखो ये बिंदुसार है, ठीक है, ये बिंदुसार है, ये बिंबिसार नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर इसका कन्फ्यूज़न हम दूर करें
तो आपने एक हरिवंश वंश पढ़ा था जिसमें कि पहला था बिंबिसार, उसके बाद आया था अजातशत्रु, फिर आया था हमारा उदयीन। तो ये जो था ये मगध जो महाजनपद है वहाँ का जो हर्यंक वंश था उसके ये राजा रहे हैं एक के बाद एक के बाद, और भी थे। तो मेन ये 3 ही रहते हैं। लेकिन ये जो बिंदुसार है, ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मौर्य वंश में पहला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हमारा बिंदुसार है, फिर अशोका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम बिंदुसार मतलब कि मौर्य वंश की यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। यहाँ पर यह बोला है कि ऐसा केवल कौन सा स्तंभ है जहाँ पर कि अशोका ने अपने आप को बोला है कि मैं हूँ मगध का सम्राट, तो वो बोला है भाब्रू स्तंभ ने। अब स्तंभ भाब्रू स्तंभ है वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ठीक है, भाब्रू स्तंभ, ठीक है, भाब्रू स्तंभ है वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि मगध का सम्राट। अशोका ने अपने आप को डिफाइन करा है मगध का सम्राट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 39th BPSC में ये आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब ये बोला है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। देखो सेम क्वेश्चन वही है कि जो बराबर की गुफाएं थी उसको किसने बनवाया था, वो आजीविका के लोगों के रहने के लिए बनवाया गया था, अशोका ने बनवाया था, सिंपल आंसर है। अब है अशोका की। अशोका के बारे में अगर हम बात करें तो अशोका ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी चीज़ें करी, कौन सी नीतियाँ अपनाई, वो पूछा जाता है, ठीक है। देखो अशोका की अगर राजधानी की अगर हम बात करें तो उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही रही है, ठीक है। अशोका की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब कि पटना ही रही है। उसके बारे में बात करें तो अशोका ने धर्म विजय की नीति को अपनाया, ठीक है। उसके बाद विदेश के संबंध स्थापित किए, विदेशों से संबंध स्थापित करे अशोका ने। अब वो कैसे करे, जैसे उनकी जो बेटी थी और बेटा था, ठीक है, तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भी भेजा था उन्होंने अपने बेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजा, विदेश से संबंध स्थापित करें, प्रजा हित और कल्याण के उपाय के लिए उन लोगों ने उपाय करे, मतलब कि जो उनकी प्रजा है उसके हित के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारे उपाय भी उन्होंने करे थे। तो अशोका के बारे में ये वाली बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मौर्य काल में, मौर्य काल जो था वहाँ पर पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, ठीक है, 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। ये कथन किसने कहा है, ये जो कथन कहा है ये कहा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वही है जो जिसने इंडिका लिखी थी, तो उसी ने मौर्य समाज के बारे में ही बोला था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था, और भेजा किसने था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था। तो हमारे इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 नागरिकों का सभा चलती थी, 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ थी, किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा, और मौर्य काल के बारे में कहा। अब यहाँ पर बोला गया है कि देवनाम प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है कि देवनाम प्रिय। तो ये संबोधन क्या है, अशोका ने। अशोका ने अपने आप को उसके जो एडिक्ट्स हैं, स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वहाँ पर देवनाम प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रिय लिखकर यहाँ पे गुदवाया है। तो वो कौन है, वो है अशोका। अशोका ने पहले क्या बोला कि मगध का सम्राट, कहीं पे मगध का सम्राट लिखवाया, कहीं पे देवनाम प्रिय लिखवाया। तो जहाँ पर देवनाम प्रिय लिखवाया है वो है अशोका का सम्राट, ठीक है। अशोक सम्राट ने अपने नाम को देवनाम प्रिय से संबोधित किया था। अब है यहाँ पर कि मौर्य कालीन विद्वान। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो मौर्य काल की अगर हम बात करें वहाँ पे बहुत से विद्वान भी थे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट विद्वान थे, तो वो थे कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य, फिर है पनिनी, फिर है उपावर्ष, ठीक है। पनिनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने ठीक है। तो यहाँ पनिनी ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी लिखी है जो कि आपकी संस्कृत ग्रामर, ठीक है, की बुक है, वो लिखी अष्टाध्यायी। आपसे इस वाले में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और जो कौटिल्य है वो आपको पता ही है, जिन्होंने चाणक्य नाम से इनको जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करके धनानंद को हराया था। चलिए अब है नेक्स्ट हमारा कि मौर्य कालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें कि मौर्य काल में कौन कौन से सुंदर जो चीज़ें बनी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है आपका पाटलिपुत्र में स्थित राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं हमें, और दीदारगंज की यक्षी,
ठीक है। दीदारगंज की यक्षी है और बराबर की गुफाएं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मौर्य काल में बनी थी। चलिए, अब यहाँ पूछा है कि शुंग वंश का संस्थापक, ठीक है, शुंग वंश। अब देखिए, जो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, ठीक है। मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश खत्म हो गया, उसके बाद आया आपका शुंग वंश। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो कि मगध में इन्होंने, जो पुष्यमित्र शुंग थे, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। मगध में सबसे पहले जो ब्राह्मण राज्य को जो स्थापित करा था वो पुष्यमित्र शुंग ने करा था। चलिए, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष वही है जिनको कि कनिष्क ने उपाध्यक्ष बनाया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। कब बनाया था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, और 1st सेंचुरी BC में ये काउंसिल हमारी हुई थी, उसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष को ही बनाया था। चलिए, अब नेक्स्ट में है कि मगध प्रशासन करने वाले राजवंश का सही क्रम। यहाँ बोला है कि मगध में जिन जिन लोगों ने शासन करा उन राजवंशों का सही क्रम क्या है। देखिए, पहले जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश में बिंबिसार था, उसके बाद अजातशत्रु आया, फिर उदयीन आया, उसके बाद आया शिशुनाग, ठीक है, फिर आया नंद। नंद में कौन आया? महापद्मानंद आया। पहला जो था वो था महापद्मानंद। उसके बाद लास्ट में तो धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद आया शुंग वंश, और शुंग वंश में कौन था? वो था आपका, जो अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आया आपका कर्ण वंश, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सही क्रम, तो सही क्रम हमारा ये हो जाता है। अब हमारा चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो वो था आपका 320 ईसा पूर्व, ठीक है, 320 ईसा पूर्व, मतलब कि चंद्रगुप्त ने जो राज्याभिषेक करवाया और गुप्त वंश की स्थापना करी। अब ये जो चंद्रगुप्त हैं ये वो वाले मौर्य वंश वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम गुप्त वंश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 320 वाली बात है जब गुप्त वंश आया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है कि स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहने वाला शासक वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। अपने आपको लिच्छवी दोहित कौन बोलता था? समुद्रगुप्त बोलता है, जो कि गुप्त वंश का ही था, ठीक है। समुद्रगुप्त हो गया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? ये भी पाटलिपुत्र था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि बिहार में जो गुप्त की जो शक्ति थी, गुप्ताओं की जो शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। इससे पहले 2 राजा और हुए हैं, ठीक है। ये जो आपकी जो डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, उससे पहले 2 राजा और हुए हैं, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को कभी भी राजा घोषित नहीं करा था। लेकिन चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसने आपको राजा घोषित करा। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका जो वास्तविक, अगर हम बात करें वास्तविक स्थापना, जो चंद्रगुप्त सेकंड ने ही करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करी थी। अगर हम बात करें श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध धम्म स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? वो मांगी थी समुद्रगुप्त से, ठीक है। बौद्ध मठ, ठीक है। श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन ने गया में, ठीक है, गया में बौद्ध मठ को स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? वो मांगी थी समुद्रगुप्त से। चलिए, अब हम चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की ओर। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स में भी छाया हुआ है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है उसका जो उद्घाटन करा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करा है। तो इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम था, वो था कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त था। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग अगर हम बात करें तो वो आपका आता है गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, गुप्त वंश ये आ जाता है।
चलिए अब यहाँ बात कर रहे हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना कौन से काल में हुई, तो वो भी गुप्त काल में ही हुई थी। जहाँ पर हम लोग आपको पहले बताया कि महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया था, जहाँ पर कि जो आपके गौतम बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर बौद्ध महाबोधि मंदिर बना दिया गया। लेकिन कब बनाया गया, ये बनाया गया गुप्त काल में। चलिए अब है फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। ठीक है, कब आया था फाहियान, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका एक और नाम था जिसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। अगर आपके एग्जाम में चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य आए या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो दोनों ही आपका ये सेम हो जाता है। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो फाहियान आया था, ये जो फाहियान ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, मतलब कि ये चाइना से आया था। अब ये चाइना से आया था तो ये यहाँ पर जो इंडिया में मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। ये लगभग 3 साल रहा था। ठीक है, भारत में 3 साल रहा था और उसका जो एम था, उद्देश्य ये था कि जो बौद्ध की पांडुलिपियाँ प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी। अब यहाँ बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए था, तो वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अब यहाँ बोला जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान करे थे, तो इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर कि प्रयाग प्रशिष्टि की रचयिता कौन था। ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि की का रचयिता कौन था, वो था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबार में था, ये था समुद्रगुप्त में। अब जो प्रयाग प्रशिष्टि जो आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये मिलता है। चलिए अब है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। यहाँ बोला है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने भी बिहार का भ्रमण किया था, लेकिन ये कब करा था, तो ये करा था 673 ईसा में। ठीक है, मतलब कि 673 ईसा में इत्सिंग ने इसका भ्रमण करा था, बिहार का भ्रमण। इत्सिंग भी बिहार में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था तो उस समय बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय में ही चीनी यात्री हुएनसेंग भी आया था। ठीक है, हुएनसेंग भी आया था। ठीक है, और कहाँ पर आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला शासक कौन था, कि बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष, ठीक है, महाबोधि वृक्ष को क्षति किसने पहुँचाई, तो वो था शशांक। किसने पहुँचाई थी, शशांक। और शशांक कौन था, शशांक था बंगाल का एक शासक था जो कि बहुत ही क्रूर था। उसके बारे में ये जो कथाएं ये थोड़ी फेमस हैं कि ये बहुत क्रूर था, इसने ही महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। चलिए अब है पाल वंश। ठीक है, मतलब कि पाल डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो वो थे गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगर पाल वंश की बात करें तो बंगाल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पाल वंश का पहले राज्य हुआ करता था। अब यहाँ बोला है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, अभी हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करी है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, वो था धर्मपाल। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ये जो क्वेश्चन है बिहार में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये। ठीक है, और जो धर्मपाल इसका संस्थापक था। और जो विक्रमशिला अगर हम बात करें, जो बिहार में अभी मॉडर्न बिहार की बात करें तो भागलपुर में स्थित है। जो बिहार का भागलपुर है ना, वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। चलिए अब यहाँ बोला है कि नालंदा महावीर को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। कौन था, कि नालंदा महावीर है उसको आर्थिक मतलब कि पैसे देने वाला कौन से शासक थे जो उसको पैसे देते थे, हेल्प करते थे, तो वह था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। अब है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, तो वो था महायान। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म को 2 में डिवाइड कर दिया गया था, महायान और एक था हीनयान। तो यहाँ पर जो महायान जो सेक्ट था बौद्ध धर्म का, वह उसको जो पाल शासक थे वो सपोर्ट करते थे। चलिए अब है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च में 200 गाँवों को दान में किसने दिया था,
ठीक है, अपने राज्य के 200 गाँव को दान में दे दिया था, वो दिया था धर्मपाल ने दिया था। अब है यहाँ पे बिहार शरीफ में औदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाई थी? बिहार शरीफ के औदंतपुरी में बौद्ध धर्म विहार की किसने स्थापना करवाई थी? वो करवाई थी गोपाल ने, ठीक है, गोपाल ने। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि देवपाल की अनुमति से सुमित्रा के राजा बलदेव पुत्र ने विदेशी यात्रियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। वो कहाँ करवाया था? वो करवाया था नालंदा में। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि मिथिला या फिर तिरहुट के कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि जो मिथिला और तिरहुट के जो कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? वो था नन्यदेव, ठीक है, कौन था? नन्यदेव। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय, यहाँ बोला है जो बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी वही इंसान है जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करा था, ख़राब करा था, ध्वस्त करा था। उसके बारे में बोला गया है कि उसने बिहार में, ठीक है, बिहार में इसकी पहली महत्वपूर्ण विजय कहाँ पर हुई थी? तो वो उसकी महत्वपूर्ण विजय हुई थी इसकी बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में इसने विजय प्राप्त करी थी 1198 में करी थी, ठीक है, 1198 में इसने विजय प्राप्त करी थी। चलिए, अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले, देखो सेम जो आपको मैंने पहले बता दिया था, तो वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें कि उसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो उसने अपना मुख्यालय भी बिहार शरीफ में ही बनाया था, ठीक है, उसने मुख्यालय कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में बनाया था। अब यहाँ पर बात करते हैं सूफी संत की। यहाँ बोला गया है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो वो थे मोमिन आरिफ। पहले सूफी संत कौन थे? वो थे मोमिन आरिफ। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन, ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है, वो कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर कर लिया था। चलिए, यहीं पर अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? यहाँ पर बोला गया है कि जो MBT था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने बिहार के जो कौन सा नगर था उसका नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो वो है आपका दरभंगा। तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर इसने कर दिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है कि बिहार राज्य का जो नाम बिहार किसने दिया? कि बिहार का नाम कहने के पीछे कोई रीज़न तो होगा ना, तो जो रीज़न यही है कि किसने दिया? वो दिया तुर्कों ने दिया। अब ऐसा क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पर इस क्षेत्र में पहले बहुत सारे बौद्ध विहार हुआ करते थे, तो बहुत सारे बौद्ध विहार होने की वजह से ही इस राज्य को बिहार नाम दे दिया गया। अगर आपसे ये पूछें कि इसका नाम कौन से काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा, तो हम बोलेंगे ये तुगलक काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा। चलिए, अब है हमारा कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों में के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है तबाक़त नसीरी से, ठीक है, कि तुर्क की जो गतिविधियां हैं, जो तुर्क लोग थे उनकी गतिविधियों के बारे में बिहार में शुरू में क्या गतिविधियां रही उनकी, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है तबाक़त नसीरी से हमें मिलती है। और तबाक़त नसीरी ही वो चीज़ है जो ये बोलती है कि वर्तमान बिहार के क्षेत्र में बिहार का पहला सर्वप्रथम नाम वहीं पर इसके यहाँ भी मिल जाता है हमें तबाक़त नसीरी में, ठीक है, ये मिल जाता है हमें। अब है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बारे में बात हो रही है। तो बोला है कि इब्राहिम लोदी के टाइम पर बिहार के कौन सा सूबेदार था जिसने कि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करा था? तो वो था दरिया खां नूहानी। अब है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए थे? ठीक है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर में जो बने जैन मंदिर हैं उनमें अनुदान दिया था। अब है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो वह है मखदूम यहिया का, ठीक है, किसका है? मखदूम यहिया का। अब है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किस सहायता प्राप्त करी थी? यह बोल रहा है कि जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, जो शेरशाह सूरी था उसने मुगलों से लड़ाई करी थी, संघर्ष करा था, तो किसकी सहायता उसने प्राप्त करी थी? तो सहायता प्राप्त करी थी चेरो शासकों की,
चेरो शासकों की उसने सहायता प्राप्त कर मुगलों के साथ विरुद्ध संघर्ष उसने करा था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश, ठीक है, हमने देखो पहले राजवंश देखे, लेकिन बिहार में एक ऐसा जनजातीय राजवंश था जिसने बिहार पर भी राज करा था। तो वो जो वंश था वो था आपका चेरो वंश। फिर है सिकंदर लोदी ने 1495 से और 1496 में बिहार का प्रभारी नियुक्त किसको करा था? सिकंदर लोदी के बारे में बात हो रही है। तो दरिया खां नुहानी को ही इसने क्या करा था? अपना एक प्रभारी नियुक्त करा था बिहार का। अब है सूरवंश की स्थापना, ठीक है, यहाँ पर हम शेरशाह सूरी की बात करेंगे, सूरवंश की बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि सूरवंश की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी शेरशाह सूरी ने, जिसको कि उपाधि शेर खां की उपाधि भी मिली थी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको शेर खां की जो उपाधि है किसने दी थी? तो शेर खां की जो उपाधि है वो दी थी मोहम्मद नुहानी ने, ठीक है, मोहम्मद नुहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। ऐसा बोला जाता है क्योंकि शेर को मारना, देखिए जो शेर शाह था उसने शेर को मार दिया था, तो इसीलिए शेर को मारने के लिए उपाधि मिली शेर खां की। अगर उनके पिताजी के बारे में बात करें, ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम अगर हम बात करें तो वो थे हसन खां, ठीक है, हसन खां थे जो कि ससाराम के जागीरदार थे। चलिए, अब यहाँ बोला गया है कि बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो वो जो युद्ध था वो था सूरजगढ़ा का युद्ध। सूरजगढ़ा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह का बिहार में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो शेर शाह का मकबरा वो कहाँ पर है? तो वो है सहसराम में, ठीक है, कहाँ पर है? वो है आपका सहसराम में। अगर हम बात करें कि शेर शाह ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य करे हैं, तो पहला कार्य करा जब्त प्रणाली की शुरुआत करी, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग में लेकर आया, रुपया का प्रचलन करा, ठीक है, रुपये का प्रचलन करा, देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ शेरशाह सूरी ने ही करा था। अब यहाँ पर बात आती है कि अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका था? तो वो था इस्लाम शाह का। अब जो इस्लाम शाह था वो शेरशाह सूरी का ही बेटा था। तो जो इस्लाम शाह है तो उसका जो वो लास्ट मकबरा था जो कि अष्टकोणीय मकबरों से बनाया गया था, ठीक है, जहाँ पे कि उसको अष्टकोण के मकबरा आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ठीक है, अष्टकोणीय मकबरा था इसका। चलिए, अब है बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा इस्लाम शाह का था, मतलब कि ऐसा मकबरा जिसमें कि 8 कोण हो। ये हमारा हो गया। अब बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक की बात हुई है यहाँ पर। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने कि बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो था अकबर, ठीक है, कौन था? तो वो था अकबर। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो वो था शाहजहाँ। शाहजहाँ एक ऐसा मुगल राजकुमार था कि उसने विद्रोह करे थे, अलग अलग बहुत सारे विद्रोह करे थे। उन्हीं विद्रोह के क्रम में उसने बिहार में भी आके शरण ली थी, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब यहाँ बोला गया है कि जो सिख गुरु हैं, ठीक है, बहुत सारे सिख गुरु हैं, उनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिनका कि बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वो है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जन देव। इन तीनों का, ये जो तीनों गुरु हैं, सिख गुरु हैं, इनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है। अब है हमारा कि राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त करा था? तो वो नियुक्त करा था अकबर ने। अब पटना को आज़िमाबाद का नाम किसने दिया? तो वो दिया था राजकुमार आज़ीम ने पटना को आज़िमाबाद का नाम दिया। अब ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वो था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का जो राज्याभिषेक है वो पटना में हुआ था। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी मुगल से पूछा जाता है, कभी सूर डायनेस्टी से पूछा जाता है, कभी पाल डायनेस्टी से पूछा जाता है। तो हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। चलिए, फिर है बिहार में मुगल शासक का राज्याभिषेक। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बिहार में ये भी मुगल शासक था, लेकिन यहाँ पर राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ।
तो वो हुआ था आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का जो राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ, लेकिन ऐसा मुग़ल शासक जिसका कि राज्याभिषेक पटना में हुआ वो फ़र्रुखसियार, लेकिन जिसका कि बिहार में हुआ अंग्रेज़ों के संरक्षण में, वो है शाह आलम द्वितीय। अब है मुग़ल काल में बिहार का व्यापार। अब यहाँ बोला है कि मुग़ल काल में अगर हम बात करें तो बिहार का व्यापार कौन कौन से महाद्वीपों के साथ होता था, कौन कौन से कंटिनेंट्स के साथ होता था? तो वो था आपका एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इन सभी तीनों कंटिनेंट के साथ बिहार का व्यापार होता था। चलिए, अब है हमारा कि बिहार ने अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? ठीक है, अकबर ने बंगाल को भी मिला लिया, बिहार को, दोनों को मिलाकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो वो 1576 में अपने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था अकबर ने। अब है बंगाल के नवाबों में राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में किसने स्थापित करी थी? तो वो करी थी मीर कासिम ने। तो मुर्शिदाबाद बंगाल का, ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटा के बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी लेकर आया था, वो था मीर कासिम। बिहार से यूरोपीय कंपनियां कौन सी सामग्री का व्यापार करती थी, कौन सी सामग्री का ट्रेड करती थी? तो वो था शोरा, वस्त्र और अनाज। इन सभी का जो व्यापार है वो यूरोपियन कंपनियां करती थी। अब यहाँ बोला है कि अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुग़ल शासक के शासनकाल में स्थापित करी थी? यहाँ बोला है कि पटना में अंग्रेज़ों ने अपनी जो फैक्ट्री स्थापित करी थी वो उस टाइम पर कौन सा मुग़ल शासक था? तो वो था शाहजहाँ के टाइम पर पटना में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित करी थी। अब है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम, अब बोल रहे हैं कि जो बिहार है, सबसे पहले बिहार में कौन आया था? तो वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अब यहाँ बोला गया है कि पटना को मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। ठीक है, तैवर्निया ने। ठीक है, किसने बताया है? तैवर्निया ने। अब यहाँ बोला है कि किसी यात्री ने मुग़ल काल में पटना की जनसंख्या जो है वो 2 लाख बताई है। ठीक है, कितनी बताई है? यहाँ पूछा है कि कौन सा ऐसा यात्री था जिसने ये बोला था कि पटना की जो जनसंख्या है वो 2 लाख है। तो उस यात्री का नाम है मैनरिक। ठीक है, यहाँ पर 2 लाख आएगा। ठीक है, 2 लाख। अब यहाँ बोला गया है कि प्लासी का जो युद्ध था, जो कि 1757 के टाइम पर हुआ था, उसमें बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो बिहार का उपनवाब बना था मीरन। कौन बना था? मीरन। अब है कि बंगाल के किस नवाब ने, देखो सेम वही क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया। चलिए, अब है हमारा नेक्स्ट कि बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज। अब देखो यहाँ पर ना तो पुर्तगाली पूछा, ना यूरोपियन पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा अंग्रेज था जो कि बिहार में पहली बार आया था। ठीक है, अंग्रेज यात्री था जो कि पहली बार आया था, तो वो था रॉल्फ फीच। ठीक है, कौन था? तो ये था आपका रॉल्फ फीच था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी देने का अधिकार प्राप्त कहाँ से हुआ? अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज़ों की कंपनी है, इनमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इन तीनों क्षेत्रों की जो दीवानी का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो किसने दिया था? वो दिया था शाह आलम द्वितीय ने। ये दीवानी के जितने भी तीनों जो शहर थे, जो क्षेत्र थे, उनकी दीवानी का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम सेकंड ने दिया था। अब बोला मीर कासिम ने, देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी थी। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ऐसा क्यों करा था, उसका उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्ति रहना, कि वो अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप था वो नहीं रहना चाहता था, उससे मुक्त रहना चाहता था, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से हटाकर अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में कर दी थी। अब बोले हैं कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना कहाँ करी थी? वो करी थी मुंगेर में। देखो मुंगेर में ही उसने अपनी राजधानी कर दी थी। अब उसी मुंगेर में उसने तोपों और बंदूकों के कारखाने खोल लिए थे। अब ये क्वेश्चन है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये युद्ध कब हुआ था, इसकी डेट पूछी गई है। तो डेट है इसकी 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस टाइम पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना की साइड से किसने नेतृत्व करा था? तो वो करा था हेक्टर मुनरो ने। किसने करा था? हेक्टर
मुनरो ने अंग्रेज़ों का नेतृत्व करा था। अगर हम बात करें कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त करा था, यहाँ पर बात हो रही है रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है। तो किसने नियुक्त करा था, किसको नियुक्त करा था, वो था शिताब रॉय जो कि बिहार के थे। अब है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी, तो वो दी थी 26 लाख रुपए में। अब बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे, यहाँ बोला है वो थे कनिंघम। उनका ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में बहुत सारे प्राचीन स्थल इन्होंने खोजे कनिंघम ने, ठीक है, बहुत सारे उत्खनन कार्य करा, माइनिंग करी। तो ऐसा कौन सा इंसान था जिसने बिहार में इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो वो थे कनिंघम, ठीक है, कौन थे, वो थे कनिंघम। अब इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खोजी थी, तो वो खोजी थी केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, ठीक है, लौरिया अरारे जो कि अशोक का स्तंभ है, फिर है बसाड़ का अवशेषों का आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कनिंघम ने खोजी थी। अगर हम बात करें राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक कौन है, तो राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक हैं चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, देखो ये पहले आपको मैं बता चुकी हूँ, तो वो है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में कि किस टाइप से कौन कौन सी नीति होती हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर की हम शासन कर सकते हैं। अब है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से लेखक हैं, आपसे 60 और 62 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो हमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, जो कि 2017 में हुआ था। अब है यूरोपियन यात्री जो बिहार आए। अब ये बोला गया है कि कौन से यात्री बिहार आए यूरोपियन यात्री, तो वो थे मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। ये तीनों के नाम याद रखना, क्वेश्चन हमसे बनता है। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से यात्री हैं जो बिहार नहीं आए, कौन से यूरोपियन यात्री हैं जो बिहार नहीं आए, कौन से अंग्रेज यात्री है जो बिहार आया था, ठीक है। चलिए, अब बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। यहाँ बोला है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए, तो वो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारेज और सहस्रराम में प्राप्त हुए। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, ठीक है, पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो वो कौन है, वो है अकबर, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बिहार के इतिहास के बारे में, ठीक है, जो बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में आपको सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग बिहार में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए हैं, ठीक है, जो आपके स्वतंत्रता संघर्ष हुए हैं उसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ये वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, वैसे मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाट कर लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।